This Hindi video has been created solely for educational and informational purposes. All original rights and credits belong to the respective content creators. We do not claim ownership of the original material. The rightful copyright owner and wish to get in touch with us, please contact us via the details provided on our channel's about page. Dr. Mark Zuckerberg. मुझे यह जगह बहुत पसंद है। आप सभी को बारिश में, मूसलाधार बारिश में आने के लिए धन्यवाद। हम इसे आपके लिए सार्थक बनाएंगे। माननीय राष्ट्रपति फाउस्ट, आदरणीय बोर्ड ऑफ ओवरसियर्स के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संकाय, हमारे प्रिय मित्रों, सम्मानित पूर्व छात्रों, अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व करने वाले माता-पिता और एडी बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण और दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय के स्नातक। मुझे आज आप सभी के साथ यहां होने का सम्मान मिला है क्योंकि आइए मान लें आपने कुछ ऐसा हासिल किया है जो मैं कभी नहीं कर सका। अगर मैं आज इस भाषण को पूरा कर लेता हूं तो यह पहली बार होगा जब मैं वास्तव में हार्वर्ड में कुछ पूरा करूंगा। 2017 के स्नातक वर्ग, आपको बधाई हो। आज मैं एक अनोखा वक्ता हूं, न सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम तकनीकी रूप से एक ही पीढ़ी के हैं। हमने इस परिसर में एक दशक से भी कम समय में कदम रखा। हमने समान विचारों का अध्ययन किया और एक्ट 10 के व्याख्यानों के दौरान सो गए। हो सकता है हम यहां पहुंचने के लिए अलग-अलग रास्तों से आए हों, विशेषकर अगर आप क्वाड से पूरा रास्ता तय करके आए हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ वह साझा करना चाहता हूं जो मैंने हमारी पीढ़ी और हम सभी मिलकर जिस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में सीखा है। लेकिन सबसे पहले इन पिछले कुछ दिनों ने बहुत सारी अच्छी यादें वापस ला दी हैं। आप में से कितने लोग याद रखते हैं कि आप कहां थे और क्या कर रहे थे जब आपको वह ईमेल मिला जिसमें बताया गया था कि आप हार्वर्ड में प्रवेश पा चुके हैं? I was playing, मैं सिविलाइजेशन वीडियो गेम खेल रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे दौड़कर अपने पिता के पास गया और किसी कारण से उनकी पहली प्रतिक्रिया थी मुझे ईमेल खोलते हुए वीडियो बनाना। वह एक बहुत ही दुखद वीडियो हो सकती थी। लेकिन मैं कसम खाता हूं, हार्वर्ड में प्रवेश पाना वह चीज है जिस पर मेरे माता-पिता मुझ पर सबसे ज्यादा गर्व करते हैं। मेरी मां सिर हिला रही हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो दोस्तों, इसे हराना मुश्किल है। जब आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। आप में से कितने लोग हार्वर्ड में अपना पहला व्याख्यान याद रखते हैं? मेरा कंप्यूटर साइंस 121 का कोर्स अद्भुत हैरी लुइस के साथ था। हैरी। मैं क्लास के लिए देर से चल रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से एक टी-शर्ट पहन ली और बाद में मुझे पता चला कि मैंने उसे उल्टा पहन लिया था और मेरा टैग सामने से बाहर आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्लास में कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, सिवाय इस एक लड़के के एक्स जीन के। वह बस इसके साथ चल पड़ा। हम एक साथ अपने प्रॉब्लम सेट्स करने लगे और अब वह फेसबुक का एक बड़ा हिस्सा चलाता है। और 2017 की क्लास, यही कारण है कि आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हार्वर्ड से मेरी सबसे अच्छी यादें प्रिसिला से मिलने की हैं। मैंने अभी एक मजाक वेबसाइट फेसमैश लॉन्च की थी और एड बोर्ड मुझे देखना चाहता था। सभी को लगा कि मुझे निकाल दिया जाएगा। मेरे माता-पिता मेरा सामान पैक करने में मदद के लिए यहां आए। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए एक विदाई पार्टी दी। ऐसा कौन करता है? सौभाग्य से प्रिसिला अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में थी और हम पीएफ ओइचो बेल टावर में बाथरूम की लाइन में मिले और जो शायद सबसे रोमांटिक लाइनों में से एक होगी, मैंने उनकी ओर मुड़कर कहा, मुझे 3 दिनों में निकाला जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी से डेट पर जाना होगा। वास्तव में आज ग्रेजुएट होने वाले आप सभी इस लाइन का उपयोग कर सकते हैं। मुझे आज निकाला जा रहा है, हमें जल्दी डेट पर जाना है। अंत में मुझे निकाला नहीं गया, मैंने खुद ही ऐसा किया। प्रिसिला और मैंने डेटिंग शुरू की और आप जानते हैं, उस फिल्म ने ऐसा लगाया जैसे फेस मैश फेसबुक शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा नहीं था। लेकिन फेस मैश के बिना मैं कभी भी प्रिसिला से नहीं मिलता और प्रिसिला मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आप अब भी कह सकते हैं कि यह मेरे समय में मेरे द्वारा बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। हम सभी ने यहां आजीवन दोस्ती शुरू की है और हम में से कुछ ने परिवार भी। इसीलिए मैं इस जगह का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद हार्वर्ड। आज मैं उद्देश्य के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अपना उद्देश्य खोजने के बारे में मानक भाषण देने यहां नहीं आया हूं। हम मिलेनियल्स हैं, हम सहज रूप से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय मैं आपको बताने आया हूं कि अपना उद्देश्य खोजना पर्याप्त नहीं है। हमारी पीढ़ी के लिए चुनौती एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हर किसी के पास उद्देश्य की भावना हो। मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक, जब जेफ के नासा स्पेस सेंटर गए थे, उन्होंने एक सफाई कर्मी को झाड़ू पकड़े देखा और पूछा कि वह क्या कर रहा था। सफाई कर्मी ने जवाब दिया, राष्ट्रपति महोदय, मैं चांद पर इंसान भेजने में मदद कर रहा हूं।
उद्देश्य वह भावना है जिसमें आप महसूस करते हैं कि आप अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं, कि आपकी जरूरत है और आपके पास आगे काम करने के लिए कुछ बेहतर है। उद्देश्य ही है जो सच्ची खुशी पैदा करता है। और आप ऐसे समय में स्नातक हो रहे हैं जब यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब हमारे माता पिता स्नातक हुए तो उद्देश्य का वह एहसास विश्वसनीय रूप से आपकी नौकरी, आपके चर्च, आपके समुदाय से आता था। लेकिन आज प्रौद्योगिकी और स्वचालन कई नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। कई समुदायों में सदस्यता घट रही है और बहुत से लोग अलग थलग और उदास महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन में एक खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं यात्रा करता रहा, मैं किशोर हिरासत में बच्चों के साथ और ओपियोइड व्यसनियों के साथ बैठा, जिन्होंने मुझे बताया कि शायद उनका जीवन अलग होता अगर उनके पास बस कुछ करने के लिए होता, एक स्कूल के बाद का कार्यक्रम या कहीं जाने के लिए जगह होती। मैं ऐसे कारखाने के श्रमिकों से मिला हूं जो जानते हैं कि उनकी पुरानी नौकरियां वापस नहीं आएंगी और वे बस अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज को आगे बढ़ते रहने के लिए। हमारे पास एक पीढ़ीगत जिम्मेदारी है, न केवल नई नौकरियां बनाने की, बल्कि उद्देश्य की एक नवीनीकृत भावना पैदा करने की। मुझे याद है वह रात जब मैंने किर्कलैंड हाउस के उस छोटे से डॉर्म से फेसबुक लॉन्च किया था। मैं अपने दोस्त केएक्स के साथ नोक्स गया था और मुझे याद है कि मैंने उसे स्पष्ट रूप से बताया था कि मैं हार्वर्ड समुदाय को जोड़ने में मदद करने के लिए उत्साहित था। लेकिन एक दिन कोई पूरी दुनिया को जोड़ेगा। बात यह है, मुझे कभी भी यह नहीं सूझा कि वह कोई हम हो सकते हैं। हम बस कॉलेज के बच्चे थे, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहां ये सभी बड़ी टेक कंपनियां थीं जिनके पास बहुत संसाधन थे और मैंने मान लिया था कि उनमें से कोई एक ऐसा करेगी। लेकिन यह विचार हमारे लिए इतना स्पष्ट था कि सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम बस दिन पर दिन इस पर काम करते रहे। और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के पास ऐसी ही कहानियां होंगी। दुनिया में एक ऐसा बदलाव जो इतना स्पष्ट लगता है कि आप सुनिश्चित हैं कि कोई और इसे करेगा, लेकिन वे नहीं करेंगे, आप करेंगे। लेकिन खुद का उद्देश्य होना ही काफी नहीं है, आपको दूसरों के लिए भी उद्देश्य की भावना पैदा करनी होगी। और मैंने यह कठिन तरीके से जाना। देखिए, मेरी आशा कभी भी एक कंपनी बनाने की नहीं थी। मैं प्रभाव डालना चाहती था। और जैसे जैसे ये सब लोग हमसे जुड़े, मैंने मान लिया कि वे भी यही चाहते हैं। इसलिए मैंने कभी यह बताने का वक्त नहीं निकाला कि मुझे क्या उम्मीद थी, हम क्या बनाएंगे। कुछ सालों में कुछ बड़ी कंपनियां चाहती थीं हमें खरीदने के लिए। मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या हम और लोगों को जोड़ सकते हैं। और हम उस समय न्यूज़फीड का पहला वर्जन बना रहे थे। और मैंने सोचा अगर हम इसे लॉन्च कर सकें तो यह बदल सकता है कि हम सब दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं। लगभग सभी अन्य लोग बिना किसी उच्च उद्देश्य की भावना के बेचना चाहते थे। यह उनका स्टार्टअप सपना था जो सच हो गया, और इसने हमारी कंपनी को तोड़ दिया। एक विशेष रूप से तनावपूर्ण बहस के बाद मेरे एक करीबी सलाहकार ने मुझे बताया कि अगर मैं अभी कंपनी बेचने के लिए सहमत नहीं हुआ तो मैं इस फैसले पर अपने जीवन के बाकी हिस्से में पछताऊंगा। रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि एक साल के भीतर हमारी प्रबंधन टीम का हर एक व्यक्ति चला गया था। वह फेसबुक का नेतृत्व करने का मेरा सबसे कठिन समय था। मैंने हमारे काम पर विश्वास किया, पर मैं अकेला महसूस कर रहा था। और इससे भी बुरा, यह मेरी गलती थी। मैं सोचता था कि क्या मैं बस गलत था? एक धोखेबाज, एक 22 साल का बच्चा जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं। अब सालों बाद मैं समझता हूं, जब कोई उच्च उद्देश्य नहीं होता तो चीजें ऐसे ही काम करती हैं। इसलिए यह हम सभी पर निर्भर है कि हम इसे बनाएं ताकि हम सभी एक साथ आगे बढ़ते रहें। और आज मैं 3 तरीकों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनसे हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी के पास उद्देश्य का भाव हो। एक साथ बड़े सार्थक प्रोजेक्ट्स पर काम करके, समानता को फिर से परिभाषित करके, ताकि हर किसी को अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता हो, और पूरी दुनिया में समुदाय का निर्माण करके। तो सबसे पहले आइए बड़े सार्थक प्रोजेक्ट्स पर काम करें। हमारी पीढ़ी को स्वचालन जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों और ट्रकों से करोड़ों नौकरियों के प्रतिस्थापन का सामना करना होगा। लेकिन हमारे पास उससे कहीं अधिक करने की क्षमता है। हर पीढ़ी के अपने परिभाषित कार्य होते हैं। 3 लाख से अधिक लोगों ने उस आदमी को चांद पर भेजने के लिए काम किया, उस जनिटर सहित। लाखों स्वयंसेवकों ने दुनिया भर में बच्चों को पोलियो के खिलाफ टीका लगाया। और लाखों से भी अधिक लोगों ने हूवर बांध और अन्य महान परियोजनाओं का निर्माण किया। और अब महान काम करने की बारी हमारी पीढ़ी की है। अब शायद आप सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि बांध कैसे बनता है, मुझे नहीं पता कि किसी चीज में 10 लाख लोगों को कैसे शामिल करें। तो मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूं जो शायद आपको पसंद आए। कोई नहीं करता। जब वे शुरू करते हैं, विचार पूरी तरह से तैयार नहीं आते। वे केवल तभी स्पष्ट होते हैं जब आप उन पर काम करते हैं। आपको बस शुरुआत करनी होती है। अगर मुझे शुरू करने से पहले लोगों को जोड़ने के बारे में सब कुछ जानना होता तो मैं कभी भी फेसबुक नहीं बनाता। फिल्में और पॉप कल्चर इसे हमेशा गलत तरीके से पेश करते हैं। एक अकेले यूरेका क्षण का विचार एक खतरनाक झूठ है। यह हमें अपर्याप्त महसूस कराता है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा अभी तक नहीं हुआ है। और यह अच्छे विचारों के बीज वाले लोगों को कभी भी शुरुआत करने से रोक देता है। ओह, और आप जानते हैं फिल्में नवाचार के बारे में क्या गलत दिखाती हैं? कोई भी कांच पर गणित के सूत्र नहीं लिखता। ठीक है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आदर्शवादी होना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही आपको गलत समझे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दुनिया हमेशा आपके विचारों को सही तरीके से नहीं समझेगी। बड़े विजन पर काम करने वाले को पागल कहा जाएगा, चाहे अंत में आप सही ही साबित हों।
जो कोई भी जटिल समस्या से निपट रहा है उसे इसे पूरी तरह से न समझने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, भले ही शुरुआत में सब कुछ जानना असंभव हो। पहल करने वाले किसी भी व्यक्ति की हमेशा बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए आलोचना की जाएगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपको धीमा करना चाहता है। हमारे समाज में हम अक्सर बड़े काम नहीं करते क्योंकि हम गलतियां करने से इतने डरते हैं कि हम उन सभी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आज गलत हैं, अगर हम कुछ नहीं करते। वास्तविकता यह है कि आज हम जो कुछ भी करते हैं उसमें भविष्य में कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन यह हमें शुरुआत करने से नहीं रोक सकता। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यह हमारी पीढ़ी के महान कार्यों का समय है। क्यों न ग्रह को नष्ट करने से पहले जलवायु परिवर्तन को रोका जाए और करोड़ों लोगों को सौर पैनलों के निर्माण, विकास और स्थापना के विभिन्न कार्यों में शामिल करना। क्या यह संभव है? क्यों न सभी बीमारियों का इलाज किया जाए और लोगों से स्वयंसेवक के रूप में अपने स्वास्थ्य डेटा साझा करने, उसे ट्रैक करने और अपने जीनोम को साझा करने के लिए कहकर उन्हें शामिल किया जाए। आज हमारा समाज बीमार लोगों के इलाज पर 50 गुना अधिक खर्च करता है जितना हम इलाज खोजने में निवेश करते हैं ताकि लोग बीमार ना हो। इसका कोई मतलब नहीं है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। क्यों ना लोकतंत्र को आधुनिक बनाया जाए ताकि हर कोई ऑनलाइन वोट कर सके, और क्यों ना शिक्षा को व्यक्तिगत बनाया जाए ताकि हर कोई सीख सके। ये सभी उपलब्धियां हमारी पहुंच के भीतर हैं। आइए इन सभी को इस तरह से करें जिससे हमारे समाज के हर व्यक्ति को एक भूमिका मिले। आइए बड़े काम करें, न केवल प्रगति बनाने के लिए बल्कि उद्देश्य बनाने के लिए। इसीलिए एक साथ बड़े अर्थपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करना पहली चीज है जो हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए कर सकते हैं जहां हर किसी के पास उद्देश्य की भावना हो। दूसरा है समानता के हमारे विचार को फिर से परिभाषित करना ताकि हर किसी को अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता हो। हमारे कई माता पिता के पास पूरे करियर में स्थिर नौकरियां थीं, पर हमारी पीढ़ी में हम सभी थोड़े उद्यमी हैं, चाहे हम अभी नौकरी कर रहे हों या ना। अपना प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी दूसरे में अपनी भूमिका ढूंढना। और आप जानते हैं यह बहुत अच्छा है क्योंकि उद्यमिता की हमारी संस्कृति ही है जिससे हम इतनी प्रगति करते हैं। एक उद्यमशील संस्कृति तब फलती फूलती है जब कई नए विचारों को आजमाना आसान हो। फेसबुक पहली चीज नहीं थी जो मैंने बनाई। मैंने चैट सिस्टम और गेम्स, अध्ययन टूल्स और म्यूजिक प्लेयर्स भी बनाए। और मैं अकेला नहीं हूं। हैरी पॉटर लिखने से पहले जेके रोलिंग को 12 बार अस्वीकार किया गया था, लेकिन अंततः उन्होंने इसे प्रकाशित किया। यहां तक कि बियॉन्से को हेलो जैसे गाने तक पहुंचने के लिए सैकड़ों गाने बनाने पड़े। सबसे बड़ी सफलताएं असफल होने की आजादी से आती हैं। अब आज हमारे पास धन असमानता का स्तर है जो सभी को नुकसान पहुंचाता है। जब आपके पास अपने विचार को एक ऐतिहासिक उद्यम में बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती तो हम सभी हारते हैं। और अभी आज हमारा समाज लोगों को सफल होने पर पुरस्कृत करने पर बहुत अधिक केंद्रित है, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास नहीं करते कि सभी कई अलग प्रयास कर सकें। अब सच्चाई का सामना करें, हमारी व्यवस्था में कुछ गलत है। जब मैं यहां से निकलकर 10 साल में अरबों डॉलर कमा सकता हूं, जबकि लाखों छात्र अपने लोन चुकाने का भी खर्च नहीं उठा सकते, व्यवसाय शुरू करना तो दूर की बात है। देखिए, मैं कई उद्यमियों को जानता हूं और मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने इस चिंता के कारण व्यवसाय शुरू करने का विचार छोड़ दिया हो कि वे पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगे। पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला क्योंकि असफल होने पर उनके पास वापस आने के लिए कोई सहारा नहीं था। हम सभी जानते हैं कि आप सिर्फ एक अच्छा विचार रखने या कड़ी मेहनत करने से सफल नहीं होते, आप भाग्यशाली होने से भी सफल होते हैं। अगर मुझे बड़े होते हुए अपने परिवार का समर्थन करना पड़ता बजाय इसके कि मुझे कोडिंग सीखने का समय मिलता, अगर मुझे पता नहीं होता कि मैं ठीक रहूंगा, अगर फेसबुक काम नहीं करती तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। और अगर हम सच्चे हैं तो हम सब जानते हैं कि जीवन में यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना भाग्य मिला है। हर पीढ़ी समानता की अपनी परिभाषा का विस्तार करती है। पिछली पीढ़ियों ने मतदान और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनके पास न्यू डील और ग्रेट सोसाइटी थी। और अब हमारी पीढ़ी के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध को परिभाषित करने का समय है। हमें एक ऐसा समाज होना चाहिए जो मूल्यांकन कर सके। प्रगति को सिर्फ जीडीपी जैसे आर्थिक मापदंडों से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि हम में से कितने लोगों के पास एक सार्थक भूमिका है। हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे विचारों का पता लगाना चाहिए ताकि सभी के पास नए विचारों को आजमाने के लिए एक सहारा हो। हम सभी कई बार नौकरियां और भूमिकाएं बदलेंगे। हमें काम के लिए सस्ती चाइल्ड केयर और ऐसा स्वास्थ्य बीमा चाहिए जो केवल एक नियोक्ता से जुड़ा ना हो। और हम सभी गलतियां करेंगे, इसलिए हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जो हमें कैद करने और कलंकित करने पर कम ध्यान दे जब हम ऐसा करते हैं। और जैसे जैसे हमारी तकनीक विकसित होती रहती है, हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जो हमारे जीवन भर निरंतर शिक्षा प्रदान करने पर अधिक केंद्रित हो। और हां, हर किसी को उद्देश्य का पीछा करने की स्वतंत्रता देना मुफ्त नहीं होगा। मुझ जैसे लोगों को इसके लिए पैसे देने चाहिए, और आप में से कई लोग वाकई अच्छा करेंगे।
और आपको भी करना चाहिए। यही कारण है कि प्रिसिला और मैंने चार्ल्स जुकरबर्ग इनिशिएटिव शुरू किया और समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए अपनी संपत्ति का वादा किया। ये हमारी पूरी पीढ़ी के मूल्य और आदर्श हैं जिन्हें हम सभी महत्व देते हैं। यह कभी सवाल नहीं था कि हम यह करेंगे, एकमात्र सवाल था कि कब। मिलेनियल्स पहले से ही इतिहास की सबसे परोपकारी पीढ़ियों में से एक हैं। सिर्फ एक साल में अमेरिका के 4 में से 3 से अधिक मिलेनियल्स ने दान दिया और 10 में से 7 से अधिक ने किसी अन्य के लिए धन जुटाया। लेकिन यह सिर्फ पैसा देने के बारे में नहीं है, आप समय भी दे सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप सिर्फ 1 या 2 घंटे हर सप्ताह देते हैं, बस इतना ही किसी की मदद करने और उन्हें अपनी क्षमता तक पहुंचाने में लगता है। अब शायद आप सोच रहे हैं कि यह बहुत समय है। मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना समय है। मैं ऐसा सोचता था। आप जानते हैं, जब प्रिसिला हार्वर्ड से स्नातक हुई, वो एक शिक्षिका बनी और मेरे साथ शिक्षा का काम करने से पहले उन्होंने बताया कि मुझे एक कक्षा पढ़ाने का अनुभव हासिल करना जरूरी है। पहले मैंने शिकायत की। आप जानते हैं, मैं इस कंपनी को चलाने में काफी व्यस्त हूं, लेकिन वह अड़ी रही। तो मैंने स्थानीय बॉयज एंड गर्ल्स क्लब में उद्यमिता पर एक स्कूल के बाद का कार्यक्रम पढ़ाया। मैंने उन बच्चों को उत्पाद विकास और मार्केटिंग के पाठ पढ़ाए और उन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी नस्ल के कारण लक्षित महसूस करते हुए बड़े होना कैसा होता है और परिवार के किसी सदस्य के जेल में होने पर कैसा लगता है। मैंने स्कूल में अपने समय की कहानियां साझा की और उन्होंने अपने घर की कहानियां साझा की कि एक दिन वे भी कॉलेज जा पाएंगे। 5 साल से मैं हर महीने उन छात्रों के साथ डिनर करता हूं। उनमें से एक ने प्रिसिला और मुझे हमारा पहला बेबी शावर भी दिया और अगले साल वे कॉलेज जा रहे हैं। उनमें से हर एक, पहली पीढ़ी और उनके परिवार, हम सभी किसी की मदद करने के लिए समय निकाल सकते हैं। आइए सभी को अपने उद्देश्य को पूरा करने की स्वतंत्रता दें, न सिर्फ इसलिए कि यह सही है, बल्कि इसलिए कि जब ज्यादा लोग अपने सपनों को कुछ महान में बदल पाते हैं तो हम सब बेहतर होते हैं। उद्देश्य सिर्फ काम से ही नहीं आता। तीसरा तरीका जिससे हम सभी के लिए उद्देश्य की भावना पैदा कर सकते हैं वह है समुदाय का निर्माण। और हमारी पीढ़ी में जब हम सभी के लिए उद्देश्य कहते हैं तो हमारा मतलब दुनिया में हर किसी से है। अब जल्दी से हाथ दिखाएं, आप में से कितने लोग यहां किसी दूसरे देश से हैं? अब हाथ ऊपर रखें, आप में से कितने लोग इनमें से किसी एक के दोस्त हैं? अब बात बन गई। देखिए, हम जुड़े हुए बड़े हुए हैं। दुनिया भर के मिलेनियल्स के एक हालिया सर्वेक्षण में यह पूछने पर कि हमारी पहचान को सबसे अधिक क्या परिभाषित करता है, सबसे लोकप्रिय उत्तर राष्ट्रीयता, जातीयता या धर्म नहीं था। यह विश्व का नागरिक था। यह बहुत बड़ी बात है। हर पीढ़ी उन लोगों के दायरे का विस्तार करती है जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमारी पीढ़ी में अब इसमें पूरी दुनिया शामिल है। हम समझते हैं कि मानव इतिहास का महान चाप लोगों को एक साथ लाने की ओर झुकता है, जनजातियों से लेकर शहरों और राष्ट्रों तक, ऐसी चीजें हासिल करने के लिए जो हम अकेले नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि हमारे सबसे बड़े अवसर अब वैश्विक हैं। हम वह पीढ़ी हो सकते हैं जो गरीबी और बीमारी को खत्म करती है, और हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भी वैश्विक प्रतिक्रिया जरूरी है। कोई भी देश अकेले जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़ सकता या महामारियों को नहीं रोक सकता। प्रगति के लिए अब न केवल शहरों या राष्ट्रों के रूप में बल्कि एक वैश्विक समुदाय के रूप में भी एक साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन हम एक अस्थिर समय में रहते हैं। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण से पीछे छूट गए लोग हैं, और जब तक हम अपने घर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते तब तक दूसरी जगहों के लोगों की परवाह करना मुश्किल है। अंदर की ओर मुड़ने का दबाव है। यह हमारे समय का संघर्ष है। स्वतंत्रता, खुलेपन और वैश्विक समुदाय की शक्तियां अधिनायकवाद, अलगाववाद और राष्ट्रवाद की शक्तियों के विरुद्ध। ज्ञान, व्यापार और आप्रवासन के प्रवाह के लिए शक्तियां उन लोगों के विरुद्ध जो इन्हें धीमा करना चाहते हैं। यह राष्ट्रों का युद्ध नहीं है, यह विचारों का युद्ध है। हर देश में ऐसे लोग हैं जो अधिक वैश्विक संबंधों के पक्ष में हैं, और अच्छे लोग इसके विरुद्ध भी हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र में भी तय नहीं होगा, यह स्थानीय स्तर पर होगा। जब हम में से पर्याप्त लोग अपने जीवन में उद्देश्य और स्थिरता का भाव महसूस करेंगे, तभी हम खुलकर सभी के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अभी स्थानीय समुदायों का निर्माण शुरू करना। हम सभी को अपने समुदायों से बहुत अर्थ मिलता है। एलियट हाउस से किसे सुनाई देता है? लोवेल के बारे में क्या ख्याल है? मुझे पता है कि आप लोगों ने समुदाय पाया है क्योंकि आप वाकई एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। और माथर? मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा।
चाहे हमारे समुदाय घर हों या खेल टीमें, चर्च हों या अकापेला समूह, वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, कि हम अकेले नहीं हैं। वे हमें अपने क्षितिज का विस्तार करने की शक्ति देते हैं। और इसीलिए यह इतना आश्चर्यजनक है कि पिछले कुछ दशकों में सभी प्रकार के समुदायों की सदस्यता में 1/4 तक की गिरावट आई है। ये कई लोग हैं जिन्हें अब कहीं और उद्देश्य का भाव खोजना है। लेकिन मुझे पता है कि हम इन समुदायों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और नए समुदाय बना सकते हैं, क्योंकि आप में से कई पहले से ही यह कर रहे हैं। मैं एग्नेस सेगोय से मिला, जो आज स्नातक हो रही हैं। एग्नेस, आप कहां हैं? एग्नेस ने अपना बचपन युगांडा में मानव तस्करी के संघर्ष क्षेत्रों में नेविगेट करते हुए बिताया और अब उन्होंने समुदायों की सुरक्षा के लिए हजारों कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। मैंने आज स्नातक हो रही कायला ओकले और नेहा जैन से भी मुलाकात की। खड़े हो जाओ दोस्तों। केला। नेहा ने एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को उनके समुदायों में ऐसे लोगों से जोड़ती है जो मदद करने के लिए तैयार हैं। बदलाव स्थानीय स्तर से शुरू होता है, वैश्विक स्तर पर भी। बदलाव छोटे से शुरू होता है, हमारे जैसे लोगों से। और हमारी पीढ़ी में यह संघर्ष कि हम और अधिक जुड़ें या नहीं, हम अपने सबसे बड़े अवसरों को प्राप्त करें या नहीं, ये आपकी समुदायों को बनाने और एक ऐसी दुनिया बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है जहां हर एक व्यक्ति के पास एक उद्देश्य की भावना हो। दो 2017 की कक्षा, आप एक ऐसी दुनिया में स्नातक हो रहे हैं जिसे उद्देश्य की आवश्यकता है और इसे बनाना आप पर निर्भर है। अब शायद आप अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मैं वास्तव में यह कर सकता हूं? खैर, याद है जब मैंने आपको बॉयज एंड गर्ल्स क्लब में पढ़ाई गई कक्षा के बारे में बताया था? एक दिन कक्षा के बाद मैं छात्रों से कॉलेज जाने के बारे में बात कर रहा था और मेरे एक टॉप छात्र ने हाथ उठाकर कहा कि वह कॉलेज जाने को लेकर अनिश्चित है क्योंकि वह अप्रलेखित है। उसे यकीन नहीं था कि वे उसे लेंगे या नहीं। पिछले साल मैं उसे जन्मदिन पर नाश्ते के लिए बाहर ले गया और उसे एक उपहार देना चाहता था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है और वह बस अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात करने लगा और अंत में कहा, आप जानते हैं, मैं वास्तव में सामाजिक न्याय पर एक किताब चाहूंगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। यहां एक युवा व्यक्ति है जिसके पास सनकी होने का हर कारण है। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह देश जिसे वह अपना घर कहता है, एकमात्र देश जिसे वह अपने जीवन से जानता है, क्या वह उसके कॉलेज जाने के सपने को नकार देगा? यह सोच उसके मन में बार बार आ रही थी, लेकिन वह अपने लिए अफसोस नहीं कर रहा था। वह अपने बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसके पास उद्देश्य की एक बड़ी भावना है और वह लोगों को अपने साथ लेकर आएगा। यह हमारी स्थिति के बारे में कुछ कहता है। आज मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं उन्हें जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर एक हाई स्कूल का सीनियर जिसे नहीं पता कि उसका भविष्य क्या होगा, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकता है, तो हम भी दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य हैं। तो इससे पहले कि आप आखिरी बार उन द्वारों से बाहर निकलें, और जैसे हम यहां मेमोरियल चर्च के सामने बैठे हैं, मुझे एक प्रार्थना याद आती है मिशा बेईराज, जो मैं हर बड़ी चुनौती का सामना करते समय कहता हूं, जो मैं अपनी बेटी को सुनाता हूं, उसके भविष्य के बारे में सोचते हुए जब मैं उसे रात में सुलाता हूं। और यह चलता रहता है। शक्ति का स्रोत जिसने हमसे पहले वालों को आशीर्वाद दिया है, वह हमें अपने जीवन को आशीर्वाद बनाने का साहस खोजने में मदद करे। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन को आशीर्वाद बनाने का साहस पाएंगे। बधाई हो 2017 की कक्षा। बाहर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।